गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को राज्य व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ाया था। राज्य व्यवस्थापिका में राज्य व्यवस्थापिका का संगठन, राज्य व्यवस्थापिका में विधानसभा और विधान परिषद का अंतर और इसका अधिवेशन, गणपूर्ति, विधानसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष की शक्तियाँ, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम बात करेंगे विधानमंडल की शक्तियों एवं कार्यों की। राज्य विधानसभा का मुख्य कार्य कानून निर्माण होता है और जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं उन सभी विषयों पर राज्य विधानमंडल के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। लेकिन राज्य विधानमंडल के द्वारा जब कानूनों का निर्माण किया जाता है तो ऐसे कार्य किया जाना चाहिए जिससे किसी भी संघीय कानून का उल्लंघन ना हो। राज्यपाल चाहे तो विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनको विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। द्विसदनात्मक विधानमंडलों में विधान परिषद की स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसी केंद्र में राज्यसभा की होती है। यहाँ भी गैर वित्तीय विधेयक किसी भी सभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विधान परिषद विधेयक को कानून बनाने में देर लग सकती है, पर उसे कानून बनने से रोक नहीं सकती। विधेयक कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। राज्य विधानमंडलों को कुछ कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त होती है क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र में ज़रूरी है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा विधानसभा का विश्वास प्राप्त करने पर ही अपने पद पर बनी रह सकती है। विधानसभा निम्न प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से नीति संबंधी व पूरक प्रश्न पूछती है। कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अस्वीकार करके, मंत्रिपरिषद के प्रति निंदा या स्थगन प्रस्ताव पारित करके, परिस्थितियों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को समय से पूर्व पदच्युत भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुदान मांगों में कटौती करके भी विधानमंडल कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकता है। विधानसभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविकता में कार्यपालिका व उसका दल बहुमत में होता है और इसी वजह से विधानसभा में उसके विरुद्ध कोई भी नकारात्मक प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। विधानसभा पर मंत्रिमंडल का दबाव व भय बना रहता है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर विधानमंडल को समय से पूर्व भंग भी करा सकता है और इसका भय बहुमत दल व विरोधी दल दोनों पर बना रहता है। इसी प्रकार का राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा वित्तीय शक्तियाँ का भी प्रयोग किया जाता है। विधानसभा को राज्य के धन पर पूरा नियंत्रण होता है। द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में विधान परिषदों की स्थिति बहुत दुर्बल होती है। कारण वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को विधान परिषद 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती। विधान परिषद के सुझावों को मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। एक सदनीय विधानमंडल में वित्त के मामले में विधानसभा ही सर्वोपरि है। उसके द्वारा विनियोग विधेयक स्वीकार कर लेने के बाद ही सरकार तथा प्रशासन द्वारा धन खर्च किया जा सकता है। विधानमंडल का आय तथा व्यय दोनों पर नियंत्रण होता है। वित्त पर नियंत्रण सार्वजनिक लेखा समिति तथा अनुमान समिति के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संसद राज्य विधानसभाओं को वित्त संबंधी निर्देश दे सकती है तथा राज्य के वित्त विधेयक को अपने समक्ष प्रस्तुत करके उसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन संबंधी शक्ति भी प्राप्त होती है। सामान्यतया संविधान संशोधन प्रक्रिया में भारतीय संघ की इकाइयों को संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन कुछ विषयों में राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन पर देश के आधे विधानमंडलों की स्वीकृति दी गई थी। अब हम बात करते हैं, ये थी बच्चों
व्यवस्थापिका की शक्तियों व कार्यों की। व्यवस्थापिका की शक्तियों व कार्यों के बाद हम बात करेंगे विधायी प्रक्रिया की। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवस्थापिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है। राज्य विधानमंडलों में दो प्रकार के विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक, और दोनों को पारित होने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। साधारण विधेयक विधानसभा सदस्य द्वारा किसी विधेयक को सभा में प्रस्तुत करना उसका प्रथम चरण होता है और इसे प्रथम वाचन भी कहते हैं। प्रस्तावित कानून के उपबंधों, उद्देश्यों व कारणों का उल्लेख किया जाता है। प्रस्तावक सभा की अनुमति से विधेयक प्रस्तुत करके उसके संबंध में वक्तव्य देता है। विधेयक का विरोध होने की स्थिति में विरोधी को कारण स्पष्ट करना होता है और मतदान के बाद प्रथम वाचन का चरण समाप्त होता है तथा विधेयक दूसरे वाचन की स्थिति में चला जाता है। विधेयक का द्वितीय चरण यानी द्वितीय वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय विधेयक पर विस्तृत खंडश व विस्तृत शब्द विचार या विचार विमर्श तथा विवाद होता है। विधेयक पर कभी सीधे विचार विमर्श होता है, कभी उसे समिति को सौंप दिया जाता है। सार्वजनिक महत्व या विवाद से संबंधित विधेयक को जनता की राय लेने के लिए प्रकाशित भी कर दिया जाता है। यदि विधेयक को समिति को सौंपने का निर्णय ले लिया गया है तो उस विधेयक का समिति चरण प्रारंभ हो जाता है और प्रस्तावक ही समिति के सदस्यों का नामांकन करता है। समिति में विरोधी दल के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। विषय के मर्मज्ञ लोगों को ही समिति का सदस्य चुना जाता है और सदस्यों में से ही एक सभापति बना दिया जाता है। विधेयक पर भले भांति विचार विमर्श करने के पश्चात समिति अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करती है। इसके बाद विधेयक का प्रतिवेदन चरण होता है। समिति का सदस्य या सभापति प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के प्रति सदस्यों को सर्वसम्मति या बहुमत या असहमति शामिल की जा सकती है। सभा में प्रतिवेदन के बाद पुनः विधेयक पर वाद विवाद होता है। यहाँ भी प्रत्येक खंड व शब्द पर विचार किया जाता है। उसके पश्चात मतदान होता है। विधेयक में संशोधन भी किया जा सकता है। यहाँ पारित होने के पश्चात विधेयक तृतीय वाचन में चला जाता है। तृतीय वाचन में विधेयक के पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर संशोधन नहीं किया जाता। अब प्रस्तावक विधेयक को पास करने का प्रस्ताव रखता है। इसी चरण में विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर लिया जाता है। द्वितीय विधानमंडलों में इस चरण के बाद विधेयक विधान परिषद में जाता है, जिसे वह स्वीकार, अस्वीकार या संशोधित कर सकता है। विधेयक को विभिन्न चरणों से गुजरने के पश्चात कानून का रूप लेने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसे संविधि पुस्तक में लिख दिया जाता है। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उस पर सभा का स्पष्टीकरण भी मांग सकता है। अस्वीकृति या पुनर्विचार के लिए लौटाने की स्थिति में विधेयक को विधानसभा में पुनः उन्हीं चरणों से गुजरना होता है, पर यदि विधानसभा उसे पुनः संशोधन या पूर्व स्वरूप में पारित करके दोबारा भेजती है तो फिर राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित भी रख सकता है। कुल मिलाकर जो विधायी प्रक्रिया है, उस विधायी प्रक्रिया में सामान्यतः जो विधानसभा है वहाँ पर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद उसके तीनों चरण कंप्लीट होते हैं और उसके बाद राज्यपाल के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, उसकी प्रक्रिया में थोड़ा अंतर होता है। द्विसदनीय विधानमंडलों में वित्त विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की अनुमति से यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और सभा का अध्यक्ष इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है, जहां उसे 14 दिन से ज़्यादा रखा नहीं जा सकता। विधान परिषद द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। पारित विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, जिसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता।
इसी प्रकार धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 198, 199 के अनुसार व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यपाल विधानसभा में उस वर्ष की राज्य सरकार की अनुमानित आय व्यय का विवरण रखवाता है। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व यानी 1 अप्रैल को के पूर्व बजट पारित होकर राज्यपाल से स्वीकृत हो जाना चाहिए। बजट को पारित होने के लिए निम्न चरणों से गुजरना होता है। सामान्य वाद विवाद, यह प्रथम चरण होता है जहां आय व्यय संबंधी प्रस्तावों तथा उसमें निहित सिद्धांतों व नीतियों पर वाद विवाद होता है। इस चरण में विस्तार में जाने का अवसर नहीं होता, पर विपक्ष सत्तारूढ़ प्रशासन की नीतियों की समीक्षा कर सकता है, शिकायत कर सकता है। द्वितीय चरण में अनुदान मांगों पर मतदान होता है। मांगों को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, पर इस क्षेत्र में विधायिका के अधिकार सैद्धांतिक अधिक है, क्योंकि वित्त मंत्री जब तक स्वयं कटौती के लिए तैयार न हो तब तक अनुदानों में कटौती नहीं की जा सकती। इस चरण में समय रेखा निर्धारित होने के कारण कुछ मांगों पर ही मतदान हो पाता है और शेष मांगें बिना मतदान के पारित हो जाती है। सभी अनुदान मांगों पर मतदान के पश्चात आय एवं कर संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। कुछ कर स्थायी होते हैं जिन पर विवाद की आवश्यकता नहीं होती, पर जिन करों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उन पर विवाद किया जाता है। प्रस्तावों को विधेयकों के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें आय विधेयक कहते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात द्विसदनीय विधायिकाओं में बजट विधान परिषद में भेजा जाता है, जिसे अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता। बजट को 14 दिन के भीतर वापस भेजना होता है, अन्यथा बजट को पारित मान लिया जाता है तथा राज्यपाल के पास पुनः हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। पूरक बजट, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका अनुमान पूर्व में नहीं लगाया जा सकता। उन मदों पर अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए राज्यपाल सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करके पारित करा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये प्रक्रिया हुई साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में। अब हम बात करते हैं राज्य विधानसभा की शक्तियों पर नियंत्रण की। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में यह अपेक्षा की गई थी कि विधानसभाएं अपने क्षेत्र में स्वायत्त होंगी, क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं था तो राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी और राज्य एक तरह से केंद्र के या ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। स्वतंत्र भारत में जब संविधान बना तो राज्यों को केंद्र का अभिन्न अंग मानते हुए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई, लेकिन राज्य विधानमंडल की शक्तियां अमर्यादित नहीं थी और राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया और वो सीमांकन ऐसे था कि राज्य सूची के विषयों पर ही राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर भी राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ अंतिम या निर्णायक नहीं होती है। राज्यपाल के विवेकाधिकार द्वारा उसे मर्यादित करने का प्रयास किया गया है। विधानमंडल द्वारा पारित कानून संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। राज्य विधानमंडलों को सामान्य स्थिति में तथा आपात स्थिति में कई तरीकों से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। सामान्य स्थिति में विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजने का उद्देश्य है विधेयक पर एक बार और सर्वांगीण रूप से विचार विमर्श। कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भी सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है, चाहे तो उसे अस्वीकार कर सकता है। राज्य विधानमंडल उस विधेयक को यदि उसी रूप में दोबारा पारित करके भेज देती है, तब भी राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस पर स्वीकृति दे ही दे। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल के अधिकारों को असीमित होने से रोकती है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तावित ही नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक विधानमंडल संसद से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाए। ये कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिन्होंने उनके निर्माण की प्रार्थना की थी। अन्य राज्य के विधानमंडल भी संसद के बनाए गए कानून को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे कानूनों को संसद ही संशोधित या निरस्त कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का सुझाव राज्यसभा भी दे सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत यदि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का मानकर प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रीय संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष तक लागू रहेगा और 1-1 वर्ष की अवधि बढ़ाकर इसे अनिश्चित समय तक लागू किया जा सकता है। लेकिन यदि समय न बढ़ाया गया हो तो प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के 6 महीने बाद कानून स्वयं अक्षम हो जाता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों के निर्णय को लागू करने के लिए केंद्रीय संसद संपूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। आपात स्थिति में जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो आपात स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 250 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आपातकाल में देश का स्वरूप संघात्मक के बजाय एकात्मक हो जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में यदि संविधान के अनुकूल शासन व्यवस्था चलाना संभव न हो तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य में अर्ध या पूर्ण आपात स्थिति लागू कर सकता है। अर्ध आपात की स्थिति में राज्यपाल केवल मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, जबकि पूर्ण आपात में विधानमंडल भी विघटित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस राज्य से संबंधित कानूनों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका को भी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का अधिकार होता है और यदि कोई कानून संविधान की सर्वोच्चता का अतिक्रमण करता है तो न्यायालय को अधिकार है कि वह उसे अवैध घोषित कर दे। इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान लागू किया गया तो संविधान लागू करने के बाद हमने संसदीय संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। संसदीय व्यवस्था को अपनाए जाने का कारण था कि भारतीय पिछले 200 सालों से संसदीय व्यवस्था से ये अभ्यस्त हो चुके थे और संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने का उद्देश्य यह था कि यहाँ पर जो रियासतें थीं उन रियासतों को फ्रीडम नहीं था, राजाओं का शासन था। और जब एकीकरण किया गया पूरे देश का और अलग अलग राज्य बनाए गए तो उन राज्यों को स्वायत्तता दिया जाना बहुत आवश्यक था। यदि राज्यों को स्वायत्तता नहीं दी जाती तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें स्वतंत्रता का आभास नहीं होता और हो सकता है कि वे केंद्र सरकार का विरोध भी करें। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई और संघात्मक शासन में राज्य अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र को मजबूत बनाया जाना अति आवश्यक था। इसीलिए कई माध्यम ऐसे रखे गए जिनके माध्यम से राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण रखा गया ताकि केंद्र भी मजबूत रहे और राज्यों को अपनी स्वतंत्रता का राज्य अपनी स्वतंत्रता को भी अनुभव कर सके, अपनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग कर सके। इस प्रकार भारत में ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान के मिश्रण को अपनाते हुए संसदीय संघात्मक शासन को लागू किया गया। ब्रिटेन में संसदीय एकात्मक शासन है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक संघात्मक शासन है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की परिस्थितियों के अनुरूप भारत के लिए ब्रिटेन से संसदीय शासन को ग्रहण किया और अमेरिका से संघात्मक शासन को ग्रहण कर एक नए तरीके से संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया, जिससे एक सुदृढ़ देश की स्थापना की जा सके। धन्यवाद।